सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, अब जो असम्बलियों की मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है और जिस तरीके से हुकूमत अब ये तय कर चुकी है कि जो असम्बलियाँ हैं वो 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएंगी, यानी कि वक्त से पहले ये असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। आज ही इसकी एडवाइस सदर को भेज दी जाएगी कौमी असम्बली तहलील करने की। और इस सूरत हाल के पेश नज़र अब जो इंतखाबात हैं वो आइन के मुताबिक 90 रोज़ में होने हैं। अब 90 रोज़ में जो इंतखाबात होने हैं, उससे पहले इन टाइम गवर्नमेंट आ रही हैं, तो निगरां हुकूमत के क़याम के हवाले से जो मुशावरत है, ख़ास तौर पर निगरां वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से, अभी तक वो वैसे ज़राए तो कह रहे हैं कि नाम फाइनल हो गया है, लेकिन वो नाम डिस्क्लोज़ अभी तक नहीं किया गया है। वो नाम कौन से हो सकते हैं, लेकिन जो नाम भेजे गए थे, ज़रा उन नामों पर ज़रा बात कर लें। ज़राए के मुताबिक जो शॉर्ट लिस्ट हुए नाम, उनमें अब्दुल हफीज़ शेख का नाम है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम है, मकबूल बाकिर का, जो कि मंजर आम पर तो नहीं आया लेकिन नाम सर्कुलेट कर रहे हैं। शाइक खाकान अब्बासी का नाम भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। MKM की तरफ से कामरान टिसोरी का नाम दिया गया था, लेकिन जो बावसूख ज़राए हैं, मुख्तलिफ हलकों में जो बातचीत हो रही है, वो ये कहा जा रहा है क्योंकि मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र आगे IMF से मुज़ाकरात करने हैं, नवंबर में भी निगोसिएशन करनी है, आगे फरवरी में भी, तो अब्दुल हफीज़ शेख एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक ये वो नाम है जो डिस्क्लोज़ नहीं हुआ। और अब हुकूमत बेहतर समझती है कि मुशावरत के बाद ये मुशावरत जो कि मुकम्मल हो गई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, तो जल्दी ये नाम भी सामने आ जाएगा। हो सकता है आज रात तक, चंद घंटों की ही बात हो, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये नाम सामने आ जाए और असम्बलियों की तहरीर ज़ाहिर कल होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जो इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ में ही होंगे आइनी सूरत हाल के पेश नज़र, या इंतखाबात आगे भी बढ़ सकते हैं। ये बात इसलिए की जा रही है कि कई वज़रा हैं हुकूमत के जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, TV इंटरव्यूज़ में बार बार ये बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल मरदमशुमारी होनी है, उसके बाद हल्का बंदियाँ होनी हैं, तो उसकी एक मखसूस मुद्दत है, तो लग नहीं रहा कि ये इंतखाबात वक्त पर हो पाएंगे। अभी राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, अभी एक इंटरव्यू में ऐसी ही कुछ गुफ्तगू की कि अगर 90 से 120 रोज़ भी हो जाते हैं तो उसकी एक वाज़ेह आइनी दलील मौजूद है। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं क्योंकि मामला है डिजिटल मरदमशुमारी का, जिसकी एक नए सिरे से CCI ने कहा है कि नए सिरे से डिजिटल मरदमशुमारी हो, और उसके बाद आइनी तकाजा ये भी है कि वो फिर हल्का बंदियाँ भी होनी हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में तजियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब ने टाइम निकाला। ये आप किस तरह देखते हैं? डेफिनेटली एक तरीक़ेकार है हमारे मुल्क में, एक आइन में, कि असम्बलियाँ अगर वक्त से पहले तहरीर कर दी जाएँ, डिज़ोल्व कर दी जाएँ, तो फिर आपको 90 रोज़ में इंतखाबात कराने होते हैं। लेकिन सूरत हाल तब्दील हो चुकी है क्योंकि CCI ने अभी मंजूरी दी कि नए से डिजिटल मरदमशुमारी हो और उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ हों। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इस तमाम तर प्रोसीजर के लिए 6 माह का वक्त दरकार होता है। तो इस सूरत हाल में आपका तज़किया क्या कहता है कि इलेक्शन होंगे इस साल या फिर ये अगले साल तक बढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मेरे ख्याल में तमाम मोर और लेस पार्टियां जो हैं इस बात के ऊपर हमें मुत्तफिक नजर आती हैं कि इलेक्शन जो है वो फिलहाल उसके अंदर ताखीर नजर आ रही है। और ये बात पीपल्स पार्टी भी कह चुकी और राना सनाउल्लाह ने भी बात कर दी। इसी तरीके से दीगर जो कायदीन हैं उन्होंने भी बात की, JUI की तरफ से ये बातें आ रही हैं और PTI के हलकों में भी ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ आपका आइन है, लेकिन आइन को आप सिर्फ तब याद रखते हैं जब आपको इलेक्शन या आपके अपने मफादात आपको अजीज होते हैं। अच्छा। मुल्क के मफादात जहाँ अजीज होते हैं उस टाइम पे आइन आपको फरामोश कर देते हैं। आइन तो ये भी कहता है कि जो आपने इस टाइम पे 54 अरब रुपए जो आपने लोगों को दिए हैं, जो तकरीबन सिर्फ हुकूमत खत्म होने से कोई 25 दिन पहले आपने ये दिए हैं, तो इससे तो कोई बड़े मंसूबे तो लगेंगे नहीं। तो आइन तो कहता
कहता है कि 15% से ज्यादा दे नहीं सकते, तो फिर ये आइन का जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं होती। बहरहाल इसके अलावा बहुत सारी दीगर आइनी मामलात हैं जिसको हम देखते हैं कि उनको आए दिन पामाल किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसके हवाले से अगर बात कर ली जाए जी। तो बड़ा वाज़ेह आ गया कि एक सेंसस होना चाहिए, एक रायशुमारी होनी चाहिए, और मर्दमशुमारी के बगैर आप कैसे चलेंगे, क्योंकि मर्दमशुमारी के साथ लेकिन जो इशू आ रहा है वो ये है कि मर्दमशुमारी में तो लगता तो यही है कि अब जो तादाद है इंसानों की, वो आबादी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जो हल्के हैं वो कहते हैं कि उतने ही महदूद रखेंगे। तो ये एक जो मेरे ख्याल में डाइकोटमी है, ये इसका अजाला होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास अब एक दिन रह गया है और एक दिन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बड़ी बात आ सकेगी, इसी वजह से कुछ जो कानून साजी की गई उसके अंदर कुछ इख्तियारात जो है वो निगरान हुकूमत को भी दिए गए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि 3 माह के बाद निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता जिस तरह से पंजाब और केपी में हुआ, लेकिन कौम को इस किस्म की कभी गैर मामूली सूरत हाल भी जो है उसका सामना नहीं करना पड़ा था। जहां सिक्योरिटी एनवायरनमेंट आपके सामने है, आए दिन अफवाज पाकिस्तान जो है वो शहादतें दे रही है। सिर्फ इस साल जो अभी 7 महीने 8वां महीना शुरू हुआ है, इसके अंदर आपके 450 से जो अफसरान और जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिस और दीगर के जो लोग हैं वो आप एक तरफ अलहदा कर लें तो हजारों की तादाद में शहादतें हैं। दूसरी तरफ जो है वो अब बरसात का मौसम है, इस साल तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि अभी रिवर्स मानसून जिसको भादों कहा जाता है वो भी अभी आने को है, और ज्यादा जो तबाही होती है वो भादों में ही होती है। फिर आपके जो हल्का बंदियां और इलेक्शन कमीशन देखे ना, अब सारा का मामला आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी सवालिया निशान उठना पड़ेंगे, क्योंकि अब जो हुकूमत चला रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो निगरान हुकूमत होती है उसके बड़े महदूद उसकी जो अप्रोच होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा ना, मल्टीपल रीजन हो गए हैं। अब्दुल्ला साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मल्टीपल रीजंस हैं इंतखाबात इस साल ना होने के या फिर ज़ाहिर आगे बढ़ने के। तो देखना यही होगा कि अब ये जो निगरान सेटअप है जब वो ये बैठता है उसके बाद फिर डेफिनेटली आगे की सूरत हाल क्या बनती है। पॉइंट टेकन। मुझे ज्वाइन करें शेख रुहेल असगर साहब भी, हम शामिल गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शेख रुहेल असगर साहब बहुत शुक्रिया। ये निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से जो मामला है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है, लेकिन ये मुशावरती अमल कहाँ तक पहुँचा, ये नाम कब तक आ जाएगा? पता नहीं। मैं वैसे आम नॉर्मली मैं जब भी बात करता हूँ ना मैं यही कहता हूँ कि यार हमें एक सब्र नाम की चीज रही नहीं है। 2 दिन की बात है, आप 2 दिन सब्र कर लीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। हाँ। और अगर मैं ये बात जो भी बात मैं करूंगा मफरूजों की बुनियाद पे करूंगा ना, ये तो 2-4 लोग हैं जिनके दरमियान ये बात होगी और उन्हीं को पता होगा कि कौन सा निगरान वज़ीर आज़म आएगा, कौन सा नाम उन्होंने फाइनल करना है। हाँ। नाम फाइनल कर लिया या नहीं कर लिया ये भी उन्हीं को पता होगा। हाँ। अब कल मेरे ख्याल में जो मैंने आप देखे ना, मैं तो आपको सुनिश्चित नहीं बात कर सकता हूँ, कल मैंने सुना है कि कल रात 12 बजे के बाद असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो जब असेंबली कल 12 बजे के बाद डिसॉल्व होगी तो ऑब्वियसली उससे पहले ही नाम आ जाएगा। तो क्या जरूरत है मफरूजों पर कायम करने की, अपनी जो है आपकी राय जो है। तो मेरे ख्याल में एक दिन की बात है, सब कुछ सामने यहाँ हो जाएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बेचैनी होती है ना, ये खासतौर पे ज़ाहिर लोगों को बड़ी बेचैनी होती है, कब आएगा नाम, एक टॉक ऑफ द टाउन चीज़ बनी हुई होती है। अब ज़ाहिर है जिस तरह आपने कहा 12 बजे असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, नाम उससे पहले ही डेफिनेटली आना ज़रूरी है। हमेशा हमने देखा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें ना आगे फिर प्रोलॉन्ग हो जाती हैं। ये क्या प्रोलॉन्ग हो सकता है मामला और ये फिर इलेक्शन कमीशन तक भी जा सकता है, आपको लगता है? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, अब आपने जो सेंसस हुए थे उसका आपने नोटिफिकेशन भी कर दिया, अब सारे का सारी जिम्मेदारी जो है ना वो अब है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने ही उस सेंसस के को सामने रखते हुए डिलिमिटेशन करनी है, उसका प्रोसेस मुकम्मल करना है, उसके बाद इलेक्शन की डेट देनी है, इलेक्शन को अब उन्होंने कंप्लीट करना है। ये सरीहन अब गवर्नमेंट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन पे है कि वो कब की तारीख देते हैं, इस मामले को कैसे रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद जो आएगी तारीख उसको कैसे वो मैनेज करते हैं, ये सब उन्हीं के पास होगा।
लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि अब ज़ाहिर ये सेंसस का मामला है, फिर आगे हल्का बंदियों का मामला है, तो इसमें तो लग तो यही रहा है कि फ़िलहाल इलेक्शन ताख़ीर का ही शिकार हो जाएंगे। तो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे शेख रुहेल असगर साहब, तो उसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा? ना इसका फायदा होगा ना नुकसान होएगा। मतलब ये है कि हो जाने चाहिए, टाइम पे हो जाने चाहिए, और अगर आप ताहीर होती है तो उसके लिए भी तो कुछ जवाब पैदा करना पड़ेगा ना कि क्यों ताहीर क्यों हो रही। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका फायदा नुकसान किसी को नहीं होगा, ये तो चल देगा। जब गवर्नमेंट बैठी होगी वो काम करेगी और बात तौर संभालेगी और मुल्क के मसाइल को देखेगी। सही। अच्छा, एक बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप ऐसे समझते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मुल्क में एक अनसर्टेनिटी की वजह से, सियासी अनसर्टेनिटी की वजह से मुआशी अनसर्टेनिटी आई, जिसके बाद संभालना बड़ा मुश्किल हुआ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट से तो निकल गया और IMF से स्टैंड बाय मुआहिदा भी हो गया। लेकिन अगर इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं और वक्त पर नहीं होते और निगरान हुकूमत ही रहती है, भले बाइख्तियार निगरान हुकूमत हो, तो क्या इसका नुकसान मईशत को नहीं होगा और इसका नुकसान आवाम को नहीं होगा? ये देखें, बिल्कुल आपकी मईशत तो उस दिन आपने इन्ना लिल्ला पढ़ दिया था जिस दिन आपने बैरूनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कहने के ऊपर स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया था और उसको आज़ाद कर दिया था पाकिस्तान के आइन से ही। तो उस दिन तो बात तय थी कि पाकिस्तान जो है वो एक मुआशी बदहाली का शिकार होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि देखें, ये सियासी पार्टियों को भी सूट करता है ना। इस टाइम पे एक फजा है, एक कौम के अंदर एक अजीब हैजानी कैफियत है, एक कशमकश है और समझ नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंतशार है और उसको कम करने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि इंतशार एक दिन में आया भी नहीं है और एक दिन में ये जाएगा भी नहीं। तो ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनको पता होना चाहिए। और अभी बड़े आसानी से इलेक्शन कमीशन तो होता है, लेकिन ज़ाहिर है जो हुकूमत होती है उसका भी एक बड़ा किरदार होता है। अभी तमाम बोझ इलेक्शन कमीशन पे डाल देना, मेरे ख्याल में ये भी एक मेरे ख्याल में वो जिसको कहते हैं एस्केपिस्ट, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत ने सारा बोझ इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है। इलेक्शन कमीशन जाने, उसका काम जाने, हमारा तो कोई इसमें काम नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और शेख रुहेल असगर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमी है, मुझे आगे बढ़ना है और ज़ाहिर डिजिटल मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का ये मामला किस तरह पाया तकमील को पहुंचता है। आज आवाम की आसानी के लिए हम ज़रा इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट्स पे बात करेंगे और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान है डिजिटल सेंसस से सरवर गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सरवर गोंदल साहब। वालेकुम सलाम। सरवर गोंदल साहब, हमारी आवाम ये जानना चाहती है, जो मश्क होती है 5 साल बाद डिजिटल मरदमशुमारी, खैर इस बार हो रही है मरदमशुमारी या फिर अलखाबंदियाँ, एक तो ये मामला उठा बिल्कुल एंड में जाके जब इलेक्शंस करीब थे। अब ये जो मश्क है, ये पूरा प्रोसेस है, इसको कितना वक्त दरकार होता है अगर हम टेक्निकली बात करें तो? आप ये देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से आपके नाजरीन को और पूरे पाकिस्तान को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि ये पहली डिजिटल सेंसस हुई है पाकिस्तान के अंदर और ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज है कि जिसमें आपने तमाम घरों को, तमाम हॉस्पिटल को, तमाम जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनको आपने जियो टैग किया है। यानी आप डेटा जो होता है वो पॉलिसी प्लानिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। आप ये देखें कि ये बताना ज़रूरी है कि जो सेंसस का डाटा है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए यूज़ नहीं होता या हल्का बदियों के लिए वो यूज़ नहीं होता। पूरी दुनिया में इस डाटा पे आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे स्कूल चाहिए, कहाँ पे कॉलेज चाहिए, कहाँ साफ पानी की स्कीमें चाहिए। अब आप अगर इस बात को यूं मैं अगर आपको कहूं कि तो आपका जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसने अपनी हल्का बनियों को फ्रीज कर दिया हुआ है 2010 में। यानी आपको भी ये फ्रीज करनी पड़ेगी अपनी सीटों को कि जब तक आप इसको पॉलिटिकल लिंकेज आप खत्म नहीं करेंगे तो इस पे लोगों को एतराज़ात। एक सवाल और बनता है सरवर गोंदल साहब, सॉरी टू कट यू, कि आपने कहा कि ये तरीका कार होता है कि तमाम स्कूलों को, इमारतों को, घरों को, सबको गिना जाता है और फिर इंडिया की आपने मिसाल दे दी। लेकिन अब यहाँ पर तो हमारी सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कह रहे हैं कि जो इमारतें हैं या वो रिहायशी हों या वो वैसी इमारतें हों, उनको सही गिना ही नहीं गया। कई ऐसी भी जगहें हैं जो हाफ ज़ेर तामीर हैं,
हाफ बनी हुई हैं उनको भी सही गिना नहीं गया, ना लोगों को गिना गया, ना इमारतों को गिना गया। जब डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, अब वो नए सिरे से भी हो जाएगी तो तहफ़्फ़ुज़ात तो वहीं के वहीं रहेंगे, यानी कि तरीक़ेकार पर ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। आप ये देखें कि ये तहफ़्फ़ुज़ात किसको है। आप ये देखें कि CCI की जो मीटिंग हुई है उसमें ये पहली मरदमशुमारी है जिसको मुतफ़िका तौर पर जो है कबूल किया गया है। तो हमारे पास तो इस तरह की कोई एतराज़ात नहीं है। आपको ये यानी कि देखना रिटन पड़ेगा फॉर्म में कि कुछ भी नहीं आया, आप ये कह रहे हैं। इसके अंदर आपने तमाम चीजों को, ये कोई चीज रह इसलिए नहीं सकती कि आपका ये तमाम जो है ये स्पार्को से इमेजरी ली गई थी। यानी जिस तरह आपका गूगल है और 1,21,000 जो लोग इनोमरेटर इस पे काम कर रहे थे उनको टोटल आप डिजिटल तरीके से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। सही है। आपको पता था कौन बंदा किस जगह पे खड़ा है, कौन सी बिल्डिंग के अंदर गया है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई चीज रह जाए। और जिस घर को हम इनुमरेट करते हैं वो हमारा मैप पे इधर भी नजर आ रहा था और उसके ऊपर जो है वो जब जियो टैग करते हैं तो उस पर एक खास किस्म का निशान बन जाता है। अच्छा। और हर असिस्टेंट कमिश्नर के पास, आपकी वसातत से मैं बताना चाहूंगा कि हर असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपने मॉनिटरिंग डैशबोर्ड थे जिनको वो अपने इनुमरेटर, हर जो आपका तहसील होती है उसके अंदर 200 से 250 इनुमरेटर काम कर रहे होते हैं, तो उनकी टोटल वो लाइव मूवमेंट चेक कर रहा था। तो ये पॉसिबल नहीं है इस डिजिटल। सर आप तो कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कराची में मरदमशुमारी मुतनाज़े ही है आज भी। आज जो यहाँ की बड़ी जमातें हैं, चाहे वो MKM हो या फिर जमात इस्लामी, इवन पीपल्स पार्टी की भी कई लोगों ने कहा कि सही नहीं गिना गया। जो तादाद है अभी कराची की जो बड़ी है आबादी की, वो 2 करोड़ 3 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। यानी कि कराची में जो हिस्सा है आबादी का वो तकरीबन 3% बढ़ चुका है। क्या ये वाकई 3% हिस्सा है? वो तो कहते हैं खा गए आबादी को, लोगों को सही गिना ही नहीं गया। आप पहले, मैं आपसे थोड़ा सा इस पे बड़ी माजरत के साथ डिफर करता हूँ। अच्छा। कि CM सिंध ने तो उसको अप्रूव किया है, उसने तो कोई इस पे एतराजात किसी तरह का नहीं किया। और उसने सर लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एतराज किया था, अगर आपको याद हो। आप जरा सुने बात के, इसी तरह M2M के जो मिनिस्टर थे जी वो CCI के अंदर वो भी बैठे हुए थे, अनवार साहब, उन्होंने तो कोई इस पे एतराज नहीं किया। ये कितनी तो अचंभे की बात है सरवर गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने क्लियरिटी कर दी, मेरे पास वक्त की कमी है। वही लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहते हैं कि हमें एतराज़ है मरदमशुमारी पर, CCI में बैठकर वो उसी की हिमायत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सियासी बयानात हैं लेकिन मंजूर है डिजिटल मरदमशुमारी। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और अब इस प्रोग्राम के हिस्से में हम कोर्ट की खबर में बात करेंगे घरेलू मुलाजमत तशद्दुद केस के हवाले से। मासूम रिजवाना जिसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद सिविल जज की एहलिया की गिरफ्तारी हुई, लेकिन दौरान तफ्तीश वो इस बात से मुसलसल इनकारी हैं कि बच्ची जब माँ बाप के हवाले की गई तो बिल्कुल ठीक ठाक थी और उस पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ था। लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है कि जब बच्ची को हवाले किया गया माँ बाप के, तो उस वक्त बच्ची की हालत क्या थी। वो बच्ची जख्मों से चूर थी, किस तरीके से बच्ची को गाड़ी से उतार के उसके माँ बाप के हवाले किया गया। ये सीसीटीवी फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि पहले ये कहा गया जो जज की एहलियाँ हैं उनकी जानिब से कि बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ था, बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक हवाले की गई थी। लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सब बता रही है कि बच्ची की हालत कैसी थी। जब बच्ची दी गई, माँ बाप के हवाले की गई, तो बच्ची ज़ख्मों से चूर थी, उसको एक चादर डाल के लाया गया था ताकि उसके ज़ख्म छुप जाएं। जो बच्ची है रिजवाना, उसमें अब ज़ाहिर अब केस जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब अदालत ने इस्तफसार किया है खातून के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक कानून क्या है, तो उसमें हुआ क्या आज, तो उस पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ नुमाइंद कर रहे हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं और एहतशाम अली अब्बासी भी हमारे साथ हैं। तो जुल्करनैन, आप बताएंगे मुझे कि क्या सूरत हाल रही, ये केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या कुछ कहा गया इस केस में, रिमार्क्स क्या दिए गए? देखिए, अभी तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है कि मुलज़िमा की हाज़िरी हुई है, उनकी शामिल तफ्तीश वो हुई हैं
और फिर उनको अब जुडिशल रिमांड के ऊपर भेजा गया है। साथ ही उन्होंने जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी है। मुसलसल वो इनकारी हैं इस बात से कि उन्होंने बच्ची पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद किया है। उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ है कि वालिदैन जो है उनकी जानिब से ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गालिबन वो इस किस्म की प्ली भी ले रही हैं कि शायद ये सारा कुछ पैसों के लिए किया जा रहा है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है उनका ये मौक़िफ़ है कि उस सिरे से बेबुनियाद और झूठा है। यही बातें उन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त के अंदर भी लिखी हैं। तमाम जो अदालत है वो उसने इन चीज़ों का तयन करना है तमाम शवाहिद की रोशनी में कि वो किस हद तक ये बात उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है। अलबत्ता बच्ची की जो हालत है वो सबके सामने है कि किस अगर वालिदैन के ऊपर भी ये शुबा ज़ाहिर किया जाए तो इतनी बेदर्दी से तो मेरा नहीं ख्याल कि वालिदैन भी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। ख़ासकर इतना तशद्दुद किया जाए कि उसका सर का जो इन्फेक्शन है वो ज़ख़म उसमें बन जाए, उसमें कीड़े पड़ जाएँ, इतने अरसे तक कोई मेडिकल एड सिरे से ना मिली जाए तो यकीनन बड़ा वहशियाना किस्म का तशद्दुद था। अगर वो जज किया ले नहीं किया तो फिर उन्हीं को बताना पड़ेगा कि किसने ये किया है, क्योंकि उनके घर पर ये तशद्दुद है। बच्ची या उनके घर थी या अपने घर थी, वालिदैन तो बच्ची के साथ ऐसा जुल्म कर नहीं सकते। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा एहतशाम, एक तो आप भी थोड़ा इस खबर के मुतालिक बताइएगा, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछेंगे कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं जो को तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा हो चुकी है, उनको अटक जेल में है, लेकिन उनकी भी 2 फॉर्म्स पर ज़ाती तलबी ज़रूरी हो गई है सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालत में। तो पहले रिजवाना केस के हवाले से हमें बताइए आप भी, और फिर इस पर भी बात करेंगे। जी सुमैया, जो आज की अदालती कार्रवाई है ख़ास करके बच्ची के हवाले से, उसमें जो जज की एहलिया हैं वो अदालत में आज उनको पेश किया गया है और उनका जिस्मानी रिमांड मांगा था पुलिस ने, लेकिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद की है और उनको जुडिशल कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ जो है जो जज हैं फ़ारूक फरीद बलोच, उन्होंने उन पुलिस के हवाले किया था, उनकी बेल खारिज की थी और इस बात पर की थी, उन्होंने कहा कि जज बेशक मेरा कोलीग है लेकिन यहाँ पर इंसाफ का तकाजा है कि बच्ची के साथ तशद्दुद जो हुआ है उसको वाज़ह होना चाहिए कि आया तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। और उसके कुछ देर बाद ही जो उनके वकील हैं मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की है और हमारे कुछ रिपोर्टर के साथ एक वीडियो शेयर की गई और उसमें कहा गया कि ये जो बच्ची है ये हमने ठीक ठाक जो है वालिदैन के हवाले की है। हमारे रिपोर्टर ने, जैसे मैं भी हूँ, हम पूरा ग्रुप है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने वीडियो को खुद बगौर जब जायज़ा लिया तो नज़र आ रहा है कि बच्ची की जो वालदा है वो उसको थाम के साथ लेके जा रही हैं। बच्ची पे तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद करने के बाद उसकी फैमिली को बुलाया गया और उनके बच्ची हवाले कर दी गई। अलबत्ता वो गरीब लोग थे, उन्होंने वो केयर नहीं की और उसके जो जख्म है वो ख़राब हो गए और उसमें कीड़े पड़ गए। तो उसके बाद जो है ये केस सारा हाईलाइट हुआ, इसमें मीडिया ने अच्छा किरदार अदा किया तो बच्ची को इतना इंसाफ मिला कि वो औरत जो इतना उस पर तशद्दुद किया वो अब जो है इस वक्त जेल में है। और मैं आपको इसमें एक और चीज़ वाज़ह करते चलूँ कि जज साहब की तरफ से बाकायदा उनको इजी पैसा भेजा गया है, जो कि हमने कल देखा खुद, और उनको मैनेज करने की कोशिश की है, वो माने नहीं है। 60,000 रुपये एक भेजा, 40,000 एक भेजा और फिर आप कहते हैं कि हमने अब आज उस औरत ने कहा कि मैं इस बच्ची को जानती ही नहीं हूँ, ये मेरे घर में मुलाजमा ही नहीं थी। हालांकि सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि वो अपनी गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से उतार के बच्ची को उसकी वालदा के हवाले कर रहे हैं। अलबत्ता जो आपने दूसरा सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जुल्करनैन जो है सुप्रीम कोर्ट करते हैं बेहतर यही बता बिल्कुल, मैं जुल्करनैन से उस हवाले से पूछती हूं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया, क्लियरिटी कर दी कि मैनेज करने की कोशिश की गई मुसलसल घर वालों को, जो बच्ची रिजवाना है उसमें, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया हमें। अच्छा आप बताइएगा जुल्करनैन, एक तो बुध को भी सुप्रीम कोर्ट में भी और जुमेरात को एहतसाब अदालत में पेशी है, तो क्या चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाएगा, क्या खबर क्या है और क्या है ये केस? देखिए, कल तो जो कोयटा में वकील कत्ल केस की एफआईआर क्वेश्चमेंट की दरख्वास्त है, अपना नाम निकालने की दरख्वास्त है चेयरमैन पीटीआई की, उसके ऊपर समाअत होनी है, क्योंकि इसके लिए कानूनी तौर पे मुल्ज़िम का जो पेश होना है अदालत के सामने सरेंडर करना वो ज़रूरी है। पहले 2 दफ़ा वो पेश हो चुके हैं, अब दोबारा से उनको बुलाया गया है क्योंकि इस वक्त वो अरेस्टेड हैं। तो नोटिस जो जारी किया गया था वो चेयरमैन पीटीआई को उन्हीं के एड्रेस पर था और उन्हीं डायरेक्शन थी कि वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं अपने वकला के ज़रिए, वो खुद यानी कि उन्होंने पेश होना था। अब क्योंकि वो इस वक्त सरकार की तहवील में हैं और गिरफ़्तार हैं, सज़ा उन्हें हो चुकी है, अब वो जो अगर अदालत कल मुनासिब समझेगी तो ये जो मुतलका जेल हुकाम है उनको हिदायत जारी की जाएगी कि मुल्ज़िम को पेश करें, तब उनको पेश किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये चेयरमैन पीटीआई खुद बेशक कहते रहें जेल हुकाम को, उन्हें कभी भी पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत खुद उनकी तलबी के लिए बाज़ाब्ता जेल हुकाम को अहकामात ना दे। इसी तरीके से जब मामला एहतसाब अदालत में आएगा जुमेरात को, वहाँ पे भी ये फिर एहतसाब अदालत का इस्तेहकाक होगा। अगर वो
बाकायदा ऑर्डर जारी करती है कि वो इस अदालत का मुलजिम है, उसको पेश किया जाए, उस सूरत में फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो जेल हुकाम है वो पाबंद होंगे पेश करने के लिए, चाहे उनको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बीफ अप करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। फिर अदालती अहकामात की पाबंदी उस हवाले से जो पुलिस और जो जेल के हुकाम है उनके ऊपर लाजिम होगी। अलबत्ता आज खुद वो पेश कभी भी नहीं करेंगे जब तक अदालत का बाज़ाब्ता हुक्मनामा और तलबी के ऑर्डर्स उन तक ना पहुँचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल और एहतशाम अली, इन दोनों मामलात के हवाले से हमें बता रहे थे। अब ये ख़ास तौर पर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी मामला है, उनके भी केसेस चल रहे हैं, और फिर ये बच्ची रिजवाना, ज़ाहिर पूरी कौम इस पर बहुत अफसरदा हुई जिस तरह एक मासूम बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और हम इस पर अपने प्रोग्राम्स में पहले भी कई बार बात कर चुके नाजरीन के बच्चों पर जिस तरह का जुल्म और ये चाइल्ड लेबर वाला जो मामला है, क़वानीन मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़यात थमते नहीं, रुकते नहीं। ये तो ज़ाहिर मीडिया का एक बहुत बेहतरीन किरदार था इसमें कि इसमें मीडिया ने अपनी हाईलाइट किया मामलात को, तो ये हाईलाइट करने के बाद ये फिर गिरफ्तारी हुई। माहिर क़ानून हमारे साथ हैं, बैरिस्टर वक़ास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ास साहब। वालेकुम सलाम। तो बैरिस्टर वक़ास साहब, आप किस तरह से देखते हैं ख़ास तौर पर ये जो रिजवाना तशद्दुद का मामला है, एक बच्ची जो कि 13-14 साल की थी, उसको इतना तशद्दुद किया गया कि उसकी हड्डियां टूट गईं, उसके ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए, और आज वही जो खातून है जिन्होंने तशद्दुद किया, सिविल जज की एहलिया, वो खड़े होकर कहती हैं कि मैंने तशद्दुद ही नहीं किया और बिल्कुल सही हालत में बच्ची हवाले की, मैं तो उस बच्ची को जानती ही नहीं। तो अब ये हो क्या सकता है? इस केस को आप किस तरह देखते हैं? सुमैया, सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, चाइल्ड लेबर, आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेस्टेटिंग एंड डेट्रीमेंटल इशू इन पाकिस्तान। हमारे 50 साल पहले जो आईन पाकिस्तान बनाया गया था, आर्टिकल 11 जो है चाइल्ड लेबर को एम्बार्गो करने की बात करता है, और एट द सेम टाइम हमारे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद एक्ट्स भी बन गए, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी भी घर में कम उम्र मुलाजमा रखी जाती है, और ये हम शायद पाकिस्तान जैसे पसमानदा इलाके के अंदर ट्रेंड बन चुका है। बहुत सारे इलाकों के अंदर जो पसमानदा इलाकों से बच्चियां लाई जाती हैं, और इसी तरह फिर हमें तशद्दुद के डोमेस्टिक वायलेंस केसेस का सामना करना है। जहाँ तक इस केस की बात है, आज की जो सारी हियरिंग थी, इस स्टोरी के अंदर आज की हियरिंग के बाद बहुत सारे डेंट्स, डाउट्स और सस्पेक्ट पैदा हो चुके हैं। जैसे कि ये खतून का ये कहना था, जो कि इस बच्ची की वालदा थी, मैंने बच्ची जो है उनके घर से लेके आई, उसके सर पे कीड़े पड़े हुए थे, बड़ी जख्मी हालत में मैंने उसे लिया। लेकिन हमने जब वो जो वीडियो देखी और जो अदालत के अंदर वो वीडियो दिखाई गई, उस वीडियो के अंदर ये चीज़ डिपिक्ट की गई कि बच्ची सही सलामत वालदा के हैंड ओवर की गई। 2 घंटे वो बस स्टैंड पे बैठ के उसने इंतजार किया, और जब वो 2 घंटे बस स्टैंड पे बैठी थी, एक दफ़ा भी उसने अपने सर को ना खुजलाया, ना कोई इस तरह का एक्ट किया जिससे ये पता चले कि जमीन। फिर एक होटल की एक वीडियो जो है वो भी पेश की गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि एक मियाँ जी नामी होटल है, वहाँ पे एक और शख्स आया, उसने फिर वो सारी स्टोरी जो है वो नरेट की, और वहां से उन्होंने चीखना चलाना शुरू किया, मीडिया में हाइप दी, और अल्टीमेटली जो चीजें अभी तक कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की गई हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वहां पे डाउट्स, डेंट्स और सस्पेक्ट्स आ चुके हैं। देखें जो सुमैया, हमने मीनार पाकिस्तान का इशू कवर किया था जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक़ास बेग साहब हमारे साथ थे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और मामला डिस्कस करना चाहती हूँ। कल आपने एक वीडियो देखी होगी नाजरीन, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, कि लाहौर में रॉन्ग पार्किंग का मामला था, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने जब वहाँ पर रोका तो एक अमीरज़ादा जो कि वहाँ पर ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी को लाना चाहता था, उसने वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी जो मुलाजिम था उस पर अपने गार्ड्स के साथ मिलकर बहीमाना तशद्दुद किया। सिर्फ तशद्दुद नहीं किया बल्कि हवाई फायरिंग भी की। इसकी एफआईआर भी दर्ज हुई। ये फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि एक एरिया में आता है, ज़बरदस्ती गाड़ी लेके घुसता है, उसको वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, लेकिन वो रुकता नहीं, और ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। और ऐसे दर्जनों वाक़यात हम देख रहे होते हैं। लेकिन इस मुतालिक हम बात करें, खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। खुर्रम, वाक़या मंजर आम पर आया तो फिर उसके बाद इक़दाम कत्ल के तहत, उसकी दिफात के तहत इसकी एफआईआर दर्ज हुई। क्या अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? हाँ जी बिल्कुल सुमैया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। यकीनी तौर पर जो कार्ड पेशा अफराद हैं उनमें बड़ी तशवीश की लहर दौड़ रही है। वो कहते हैं कि अमीरज़ादे जब उनका दिल चाहता है एक गरीब शख्स पर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जो फुटेज
मंजर आम पर आई है। बड़ी खौफनाक फुटेज है। गार्ड ने पहले उनको रोकने की कोशिश की और उन्होंने गार्ड को नीचे देने की कोशिश की है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी जानिब जैसे ही गार्ड उनको मना करता है तो असला लेस जो शख्स है वो बाहर आते हैं और फायरिंग कर देते हैं। तो जो इलाका है वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, फैमिलीज मौजूद थी। तमाम तर लोगों में खौफ और राज जो है वो फैल जाता है। पुलिस जब वो कुबार पर पहुंचती है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और सबसे अहम बात इसमें यह है क्योंकि DHA में ये जो वाकया पेश आया है और 324 के तहत इक़दाम कत्ल की दफात के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन पुलिस की जानिब से रात के तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो SP इन्वेस्टिगेशन है अरसलान जाहिद, उनसे हमारी बात हुई। उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि दो जो मरकजी मुलज़म है जिसका नाम तंजीर बताया जा रहा है और एक का नाम अबरार बताया जा रहा है, उसको उन दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे असला भी बरामद कर लिया गया। जबकि मरकजी मुलज़म जो अमजद मियो बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, वो अब ताहाल जो है वो फरार है। पुलिस का यही कहना है कि जल्द इन मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनको कानून के मुताबिक जो है वो सजा दी जाएगी। लेकिन जो गरीब पेशा अफराद है, जो मीडियोकर है, वो इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा है। उन तमाम तर जो लोग हैं वो यही शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि जिसके पास पैसा है उसकी राज है, वो बदमाशी करता है मेन चौराहों पर, जब मर्जी अस्ता तान लेता है। ये तो बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का खुर्रम, जो आप बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसने ताकत का इस्तेमाल करते हुए आसानी वो चीज़ों से निकल जाता है। ये ऐसे वाकयात हमारे सामने इनकी बहुतात है, चाहे ये गार्ड का वाकया हो या फिर बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला हो। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम कहीं जुल्म कर रहे हैं तो ये जुल्म ज़ाहिर ऐसे नहीं रुकेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।